आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर की तरक्की के संग इंतजामिया ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस सिलसिले में रियलिटी समिट का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क की कई अहम कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ ताकतें खित्ते में तरक्की नहीं देखना चाहती हैं, लेकिन हुकूमत जल्द ही जम्मू कश्मीर को एक नई जगह में तब्दील कर देगी। एलजी ने मजीद कहा कि रियल एस्टेट पर पहली कॉन्फ्रेंस हुई है। हम जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावटें पैदा करने वाली तमाम दीवारों को तोड़ देंगे और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस खित्ते को तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहती है। मनोज सिन्हा ने कहा कि ये यूटी की तब्दीली की तरफ एक बड़ा कदम है, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर की रिवायती जमातें इस पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। आखिर रियलिटी समिट की रियलिटी क्या है, इसकी हकीकत आखिर में क्या कुछ है? क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के दिन बदलेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिन इस समिट से बदलेंगे? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अश्विनी कुमार चिरंगू जी, जो कि सीनियर बीजेपी और केपी लीडर हैं, इस वक्त मेरे साथ डिबेट का हिस्सा है। प्रोफेसर प्रक्षित मनहास जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं और अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। और डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी, जो कि जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। न्यूज 18 उर्दू में कुछ देर में हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी, सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। सर, सबसे पहले जो रियलिटी समिट हुई है पिछले दिनों जम्मू में, इस पर सरकार का दावा और सरकार कह रही कि जम्मू कश्मीर बदलने की कोशिश की जा रही है और एक नया कश्मीर और जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या अपोजिशन की या कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं, वो इससे एक तरह से सहमत नजर नहीं आ रही हैं। देखिए साहब, इसमें सबसे पहले मैं नए साल की शुभकामनाएं आपको दूंगा और बहुत शुक्रिया सर को नए साल की शुभकामनाएं दूंगा और इस उम्मीद से दूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जो बहुत बड़ी रुकावट थी यहाँ की तरक्की के लिए, आप देखिए कि भाई 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर खरबों रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे, खरबों रुपए की कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरियां मिलेंगी, कोई यहाँ बेरोजगार नहीं होगा और एक बहुत बड़ी तरक्की होगी। आप अंदाजा लगा लीजिए। 2 साल होने को हो गए हैं। मैं आज इनसे पूछता हूं कि साहब इन्होंने कितना पैसा जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट किया, बावजूद इस बात के कि ये हमें ये कहते रहे हैं कि साहब 28,000 करोड़ रुपया जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ इन्वेस्ट करने की प्लान बनाया हुआ है, लेकिन आज तक कोई 2 पैसे भी यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट नहीं किए हैं और ना ही किसी को नौकरी मिली है। बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। 19 के बाद उस वक्त जो बेरोजगारी का यहाँ पे आंकड़ा था वो 7% था, आज 24% पे आ रहा है। मैं जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, मैं हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है और जुमलेबाजी पहले सरकार सेंट्रल सरकार करती थी, आज स्टेट सरकार कर रही है। हमें ये चाहिए साहब कि जो आप कहते हैं उसमें आप असलियत क्या है, रियल एस्टेट का आपको जो कह रहे हैं, मुझे आप बताइए क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आप पहले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बन रही थी? राजस्थान के, दिल्ली के और बड़े बड़े जो लोग यहाँ बिल्डिंगें बना रहे थे वो नहीं बन रही थी। ये जो जुमलेबाजी है, हम ये कहते हैं कि रतनलाल गुप्ता जी, सरकार कह रही है कि ये एक शुरुआत है और इसके जरिए से जो बेरोजगार नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्हें रोजगार भी इसके जरिए से मिलेगा। सरकार तो खुद कह रही कि एक शुरुआत की गई है। सब शुरुआत 2 साल हो गई, शुरुआत 5 साल 6 साल हो गए इनकी हुकूमत यहाँ बने हुए है। 6 साल से इन्होंने कितनी शुरुआत की है, कहाँ रुकावट थी यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए? लोग यहाँ दर हो रहे हैं और जिस दर्द में और जिस मुसीबत में लोग फंसे हुए हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। आज भी ये कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। बजट में जो रखा हुआ था टूरिज्म जम्मू के लिए 30 करोड़ रुपया रखा हुआ था, आज 4 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया है।
कहाँ तरक्की होगी, क्या तरक्की होगी, ये आप मुझे चलिए ठीक है, अश्विनी कुमार जी इसका जवाब देंगे। जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब अश्विनी कुमार चरंगू जी, क्योंकि इस पर पूरा अपोजिशन या जम्मू कश्मीर के जो रिवायती पार्टियां, चाहे पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, कांग्रेस, ये सरकार के इस कदम से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और यही कह रहे हैं कि सरकार, अगर वाकई सरकार की नीयत साफ है तो आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सबसे पहले तो ये जो इनका विरोध है उसका कारण ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो रही है क्या नहीं हो रही है। उसका प्लैंक बेसिकली ये है कि उनका कहना है कि तरक्की के कारण, इन्वेस्टमेंट के कारण जम्मू कश्मीर में और विशेषकर कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। अब उनको डेमोग्राफिक चेंज नजर आ रही है डेमोक्रेसी में और डेवलपमेंट में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कश्मीरी पंडित आज से 30 साल पहले कश्मीर से बेदखल हुए, क्या वो डेमोग्राफिक चेंज नहीं था? सारे जम्मू को चारों ओर से कश्मीर के लोगों ने, पर्टिकुलरली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उन्होंने घेर के रखा है पिछले 40 साल से। क्या वो डेमोग्राफिक चेंज नहीं है? यहां से, कश्मीर से विशेषकर 1-2 लाख के करीब सारे देश में जो लोग हैं वो या तो कारोबार के कारण, शाल बेचने के कारण, नौकरी के कारण और दूसरे चीजों के कारण सारे भारत भर में जाते हैं। क्या वहां पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं होती है? इनका प्लैंक जो है वो है डेमोग्राफिक चेंज का। ये एक कम्युनल प्लैंक है जिसको वो इतने देर से, लगातार 370 जब से समाप्त हुआ है तब से ही उसको मेन प्लैंक बना रहे हैं। बाकी रही बात कि मैंने अपोजिशन करना ही करना है, अब आंखों पे पट्टी डालकर, बिना इसके कि मैं डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ के आऊं, मैं ये देख के आऊं एक्चुअली कितने अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में 13,000 क्लास 3 और क्लास 4 गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अपॉइंटमेंट्स की हैं और जिनके अभी तक 50% से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है। अगले साल के लिए यानी 2022 के लिए 20,000 और नौकरियों का टारगेट है। लेकिन ये चीजें अपोजिशन को नहीं दिख रही हैं। ये चीजें जमीनी सतह पर ये चीजें अपोजिशन को चरंगू जी नहीं दिख रही हैं। अश्विनी जी, उसका कारण है वो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि उनको केवल 2 चीजें दिखती हैं। एक तो उनको एक कम्युनल प्लैंक डेमोग्राफी का नजर आता है और दूसरा एंटी मोदी एंड एंटी बीजेपी प्लैंक है उनका। यही 2 चीजें उनको नजर आती है। गुप्ता जी, क्या सच्चाई यही है? रतनलाल गुप्ता जी, क्या सर सच्चाई यही है जो यहां पर अश्विनी जी बता रहे हैं कि डेमोग्राफिक जो चेंज है उससे लेकर आप लोग ज्यादा डरे हुए हैं? नहीं, हमें दरअसल बेसिकली ये आपका ऑडियो यहाँ उन्होंने क्या कहा हम तो सुन नहीं पा रहे हैं। ये ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपके ऑडियो में। ठीक है, वो टेक्निकल, जी वो प्रॉब्लम होगी इनको जी, क्योंकि हम नहीं सुन पा रहे हैं सर। नहीं, ठीक है, वो प्रॉब्लम ठीक कर दी जाएगी। यहां पर अश्विनी कुमार जी ने यही बात कही कि असल जो परेशानी कश्मीर की सियासी जमातों के साथ है वो यही है, वो ये सोच रहे हैं कि डेमोग्राफी जो बदली जा रही है, जो उसमें चेंज लाया जा रहा है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी है आप लोगों को। हम तो वेलकम करते हैं। सब कौन आदमी होगा जिसके घर पे अगर आप करोड़ों रुपया या अरबों रुपया इन्वेस्ट करें, यहाँ लाएं, कैपिटल लाएं, लोग बच्चों को सर्विस दे, बच्चों की नौकरी दे, कौन मना करेगा? ये सिर्फ बातें कहने की है, करने की नहीं है। ग्राउंड रियलिटी के जाते नहीं है कहीं। अगर ये कहीं जाए इनको पता चले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या इनको पता नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट जिसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई 7% से लेके आज 24% हो गई है। कितने बच्चों को इन्होंने नौकरी दी है? पहले गवर्नर साहब ने कहा था यहाँ 50,000 नौकरी देगी, 1 नौकरी नहीं दी है इन्होंने आज तक। मैं समझता हूँ, देखिए ये ग्राउंड रियलिटी में इनको जाते नहीं है, ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। आप जाके देखें, जाके ग्राउंड रियलिटी क्या है। 2014 के बाद मुझे लग रहा है कि रतनलाल गुप्ता जी को, अश्विनी जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। रतनलाल गुप्ता जी, अश्विनी जी को आप सुन पा रहे हैं क्या? सर नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को ठीक करा ले रहे हैं। जब तक मैं प्रोफेसर प्रेक्षित मनहास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
मनहाज जी, सच्चाई क्या है? अब जो समिट हुई है, रियलिटी समिट हुई है, इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि जो दूसरी पार्टियां, बीजेपी को छोड़कर जो दूसरी पार्टियां, हालांकि कश्मीर की जो अपनी पार्टी है अल्ताफ बुखारी साहब की, उसने भी इसका वेलकम किया है, कांग्रेस ने भी एक तरह से इसका वेलकम किया, लेकिन एनसी और पीडीपी इस पर एक तरह से सहमत नहीं है, उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की। तो सर, इसकी सच्चाई आखिर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार। देखिए, सबसे पहले एक मुद्दा उठ के आ रहा है डेमोग्राफिक चेंज का। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, इंडिया इज अ वन बिग कंट्री। बिल्कुल। भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी वासी किसी भी जगह, किसी भी स्टेट, किसी भी खित्ते में जाके रह सकता है, तो वही जम्मू कश्मीर के लिए भी लागू हो रहा है। तो इसमें डेमोग्राफिक चेंज की कहां बात आ रही है? हाँ, आम नागरिकों के हितों का ख्याल रखना चाहिए, जो वहां के पुराने रहने वाले हैं उनके हितों का ख्याल रखना चाहिए, वो एक अलग चीज होती है। बट ऐसा कहीं नहीं कि एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और भारत का एक नागरिक अगर उठ के दूसरे सिटी में जाके रहना चाह रहा है और हम उसे रोकेंगे, नहीं नहीं आप नहीं रह सकते, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी आगे बात हुई एमओयूज की, जहां तक हम बात कर रहे हैं 39 एमओयूज हो रहे हैं, 18,300 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की या यूथ की एम्प्लॉयमेंट की, कहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? सरकारें एक समय के बाद जॉब्स नहीं दे सकती हैं। जॉब क्रिएशन का काम इंडिविजुअल्स और एंटरप्रेन्योर्स का है। नाउ दे हैव टू बी द जॉब क्रिएटर्स, और ये जॉब क्रिएशन की तरफ ही एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, जिसमें कि इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी और जॉब्स क्रिएट करेगी। तो यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी बिल्डअप करना, एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट खित्ते की करने के लिए इंडस्ट्री का बहुत बहुत महत्व रहता है। इंडस्ट्री, एकेडेमिया, गवर्नमेंट, ये हैंड इन हैंड चलते हैं, और यही एक कंट्री की, एक देश की, एक खित्ते की डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम कहें खाली गवर्नमेंट करेगी या खाली इंडस्ट्री करेगी, ऐसा नहीं होता है, ये मिलजुल के करना पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री नदारद थी, बिल्कुल खत्म थी, जीरो लेवल पे, सिर्फ कुछ हद तक ट्रेडिंग हो रही थी, कुछ हद तक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म के नाम पे काम हो रहा था। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। जो भी यहाँ पे एलिजिबल ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, टूरिज्म ग्रेजुएट्स हैं, उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही थी, उनको स्टेट से बाहर जाके। प्रोफेसर मनहाज जी, जो अपोजिशन बार बार सवाल उठाता है कि पिछले 2 सालों में कुछ नहीं हुआ, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 370 हटाने के बाद ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन पिछले 2 सालों में तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। देखिए, मैं बिल्कुल सही बात है कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया ग्रास रूट पे, उसमें कुछ खामियां सरकार की और कुछ जल्दबाजी ऑपोजिशन की। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सरकार कहां पे कमजोर पड़ रही थी। सरकार कमजोर पड़ रही थी कि वो प्रोफेशनल्स की हेल्प नहीं ले रहे। एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए हर चीज की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सिर्फ सरकार को नीतियां बनाने से काम नहीं चलता, उसको ग्रास रूट पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, और उसमें प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए। सरकार यहां पे खामी कर रही है कि वो प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया उन्होंने अच्छे अच्छे, जो जैसे कोई, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो कोई 20 साल से टूरिज्म में रिसर्च कर रहा था। तभी तो मैंने क्या कहा था, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, गवर्नमेंट। एकेडेमिया से मेरा मतलब यह था रिसर्चर्स, अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने पढ़ाई की है, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, एनवायरनमेंट की पढ़ाई की है, टूरिज्म की पढ़ाई की है, उनको इंडस्ट्री में लाइए, उनको आप अपने साथ जोड़िए। बिल्कुल, रोजगार पैदा किया जाए और नौजवान जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं उन्हें से एक तरह से जोड़ा जाए, तभी तो जिस नए कश्मीर या नए जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, तभी हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सुहेल बुखारी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल बुखारी सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं बुखारी साहब आपसे ही सवाल ले लेता हूं। बुखारी जी, जो रियलिटी समिट हुई है, पीडीपी इसकी मुखालफत कर रही है, बल्कि महबूबा मुफ्ती जी ने तो बहुत सख्त बयान दिया, और उनका मैं ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने तो कहा कि जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा जा रहा है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने के लिए, क्योंकि मैं पहले कुछ मिनट्स मिस कर गया। मुझे उम्मीद है कि मुझे वो वक्त मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक ये रियलिटी समिट का मसला है, देखिए, ये रियलिटी समिट अपने आप में कोई इंडिविजुअल चीज नहीं है। हमारा मानना यह है कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से गैर कानूनी और गैर आईनी तौर से जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक सल्ब किए गए, उस पर एक डाका डाला गया, वो सिर्फ एक शुरुआत थी उस प्रोसेस की, जिसका जो फाइनल कंक्लूजन है, जो डिजायर्ड
रिजल्ट है आरएसएस बीजेपी के एजेंडे को मुकम्मल करना, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर स्टेट बहैसियत वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पूरे हिंदुस्तान की, यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली डिसएम्पावर किया जाए, इनको एक सबक सिखाया जाए और इसी चीज को मेनलैंड इंडिया में ले जाके इसका ढिंडोरा पीट के इसके नाम पे वोट्स लिए जाए। आपने देखा हमारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो पहले ही छीन लिए गए, उसके बाद से यके बाद दीगरे पिछले 2-2.5 साल में जितने भी ऑर्डर आए उसमें आप किसी एक को भी उठा लीजिए, उसमें फाइनल जो हद है उसकी वो आपको यही दिखेगी कि अल्टीमेटली ये एंड होता है जम्मू कश्मीर के आवाम के डिसएम्पावरमेंट पे। जहां तक हमारी जमीनों का सवाल है, हम तो डे वन से कहते आ रहे हैं कि लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ हमारी रिसोर्सेज और हमारी जमीन चाहिए। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी रिसोर्सेज, सुहेल बुखारी जी देखिए तमाम चीजें अलग, अगर सरकार कश्मीर और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, वहां के रियल एस्टेट को बेहतर करने के बारे में सोच रही है, तो फिर इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है? देखिए मसला इंटेंशन का है। अगर यही इनके इंटेंशन है, हमें यह बताइए कि वो लैंड राइट्स लद्दाख के लिए सिक्योर क्यों किए गए, हमारी ही जमीनों को ओपन मार्केट में क्यों लेके जा रहे हैं? अगर ये डेवलपमेंट चाहते हैं, वो बाकी जगहों पे वो लॉज एग्जिस्ट करते हैं कि आप लैंड उसी हिसाब से ले सकते हैं। लद्दाख में उनकी प्रोटेक्शन मिली है उनको, उनकी डोमिसाइल को लेके, उनकी लैंड को लेके। वहीं जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो इन्होंने ओपन मार्केट में लगा दिया है। न सिर्फ इतना, बल्कि ये पूरा जो एक फॉल्स नैरेटिव है कि 370 गया और ये जमीनें बेच के ही डेवलपमेंट आएगी, मुझे लगता है ये इसको किसी न किसी को इससे काउंटर करना पड़ेगा। क्या इससे पहले यहाँ बाहर की कंपनियां काम नहीं करती थी? मैं श्रीनगर कश्मीर की बात कर रहा हूं, आप खुद अपने रिपोर्टर से पूछे कि यहाँ पे कितने नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के होटल्स काम कर रहे थे। क्या यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लीज पे देने का प्रोविजन नहीं था? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक स्मोक स्क्रीन तैयार किया गया है, फॉल्स नैरेटिव है कि जी डेवलपमेंट इसी से होगी, जमीनें बेच के डेवलपमेंट कराने का जो फॉल्स नैरेटिव है अश्विनी जी गलत है। नहीं ठीक है अश्विनी जी, जो बात सुहेल बुखारी जी कह रहे हैं कि और यही लद्दाख प्रोटेक्शन की जो बात हो रही है, लद्दाख में लैंड प्रोटेक्शन की, यही सवाल उमर अब्दुल्ला ने भी उठाया है। इस समिट के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी यही ट्वीट किया है। नहीं देखिए, जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, इन दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। इन द सेंस लद्दाख में कोई 65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और वहां पर रहते हैं 4 लाख लोग, जबकि कश्मीर में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और रहते हैं 65,000 लोग। वो कहां से रिसोर्सेज हैं और कहां से? और कमाल की बात आपको मैं एक बात बताऊं, कश्मीर में 65 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 5 लाख तो केवल सरकारी मुलाजिम और पेंशनर हैं, और उनके लिए जो पैसा है आखिरकार आएगा कहां से? कहीं ना कहीं से तो पैसा पैदा करना है। द बेस्ट वे टू डू इट इज कि हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को इनवाइट करें, उनको कश्मीर में लाएं, उनको जम्मू में लाएं, यहां के लोगों के लिए जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट हो जाए। और जब से आर्टिकल 370 समाप्त हुआ है, एक बात तो क्लियर हुई है कि जम्मू कश्मीर जैसे सारे भारत की स्टेट्स हैं वैसी कोई स्टेट है, ये कोई भी किसी भी प्रकार से ये कोई स्पेशल स्टेट नहीं है। और उनको मैं बता दूं, जो ये अभी बात कर रहे थे साहब हमारे, वो ये कह रहे थे कि इनके कानूनी हुकूक खत्म हो गए हैं। इनको पता रहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इफ दे आर गिवन सिंपली एंड एक्सक्लूसिवली Jammu Kashmir constitution back, they will be having no fundamental right, no human right. They must know it. और जिस प्रकार से अब ये हुआ है, ये गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं, अश्विनी जी गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं, इसी बात का जवाब दे रहे हैं जी। इट इज इरिवर्सिबल, मुझे हो चुका है वो हो गया है। ठीक है, मैं बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं। गुप्ता जी पहले आपका रिएक्शन में, बुखारी साहब उसके बाद आ रहा हूं जी। देखिए सर, ये बहुत ही दुख की बात है। ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री इन्होंने लगाई है 6 साल में? इनकी हुकूमत है, हमने लगाई है इंडस्ट्री। देखिए शेख साहब ने यहाँ पे चुनाव टेक्सटाइल मिल को लाया था, आज से वो 50 साल पहले की चल रही है, चल ही नहीं है वो। या उसके बाद जो हमने सांबा डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्री डेवलपमेंट किया, बड़ी ग्रामीण डेवलपमेंट किया, और इनके ऐड में पिछले 6 साल से 50% इंडस्ट्री जो है बंद होने की किताब पे खड़ी है। ये कहां की बातें कर रहे हैं? क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? आज किसी इंडस्ट्री को पूछिए आप, 50% जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्री बंद होने की किताब पे है।
ऐसी इनकी एंटी इंडस्ट्री पॉलिसी चल रही है यहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री दे रहे हैं। हमारे टाइम पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हमने 90% एक एसआरओ निकाला था। सुहेल बुखारी साहब जल्दी से आपका रिएक्शन। मैं प्रोफेसर मनहाज जी उसके बाद आ रहा हूं। सुहेल बुखारी जी, किसकी बात कर रहे हैं? सुहेल बुखारी जी। जी जनाब अली, देखिए बीजेपी वाले लोगों को डेवलपमेंट का पार्ट पढ़ाएं तो मुझे लगता है किसी को हजम नहीं होगा। ये वो बीजेपी है जिसने हमारे पूरी कंट्री जो इकोनॉमिकली साउंड थी उसको भुखमरी पे आसपास पड़ोस के देशों से भी आगे कर दिया। ये वो गवर्नमेंट है जिसने जीडीपी में हमको बांग्लादेश। बुखारी जी, सरकार तो कह रही है कि अब हमने एक शुरुआत की है, हमने एक शुरुआत की, एक मौका दिया जाना चाहिए। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार इसके जरिए से मिलेगा। जिस रियल एस्टेट की सरकार बात कर रही है, इसके जरिए से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा कश्मीर में। जनाब आली, ये यही सरकार है जिसके होते हुए जम्मू कश्मीर आज की डेट में बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे कंट्री में। और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमको ये लॉलीपॉप थमा देंगे और हम मान लेंगे। रही बात ये, मैं इनसे एक और चीज कहना बंद होनी चाहिए। अच्छा तर्क इनके कहने का मतलब था कि लद्दाख में जमीन बहुत ज्यादा है, लोग कम है, फिर तो उस हिसाब से लद्दाख में ही सबसे पहले जमीन को ओपन करना चाहिए एज कंपेयर टू कश्मीर जहां लोग ज्यादा है, जमीन कम है। लेकिन ये कुल मिला के अपने खुद ही अपने प्रोपेगेंडे को बस्ट कर रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि इन्हें ना लोगों से कोई लेना देना है, ना जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना है। इनको एक बुग़्ज़ है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, ठीक है, यहाँ के मुस्लिम पार्टी कैरेक्टर के साथ। नहीं देखिए, सरकार के लिए तो सभी बराबर होते हैं, जो लोग होते हैं उस स्टेट के जो लोग होते हैं वो सब बराबर होते हैं सरकार के लिए। मैं प्रोफेसर मनहाज जी, जो नाराजगी अपोजिशन की, इसे कैसे देखा जाए? एनसीपीडीपी इस रियल एस्टेट या इस रियलिटी समिट को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसके पीछे बहुत से जिस तरह से उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती जी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि बहुत से राज पोशीदा है इसके पीछे। तो इसकी सच्चाई को कैसे देखा जाए? जो नाराजगी अपोजिशन की, इसे कैसे देखा जाए? मैं इसके बारे में सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स के साथ बात करूंगा। पहला एग्जाम्पल मैं हेल्थ केयर का देता हूं। आज 60-70 साल से 2-3 पार्टीज ही जम्मू कश्मीर में रूल कर रही थी। वी वर लास्ट इन द हेल्थ इंडेक्स। ऑल्दो अभी नीति आयोग की जो आई उसमें अभी भी हम लास्ट है, पर हमारी इंक्रीमेंटल वैल्यू हुई है। हमारे जम्मू कश्मीर का जो भी कोई इमरजेंसी होती थी मेडिकल, एवरीबडी, हर किसी को पंजाब या चंडीगढ़ या एम्स या दिल्ली जाना पड़ता था। आज अपोलो इज रेडी टू कम टू जम्मू एंड कश्मीर एंड उन्होंने MOU साइन किया, और आज जम्मू के अंदर डोर स्टेप पे हेल्थ केयर हमें मिलेगा। तो आज तक कोई हमें हेल्थ केयर नहीं प्रॉपर प्रोवाइड कर पाया। तो ये सबसे पहले एक चीज आ रही है। दूसरा, एजुकेशन। आप देखिए हमारे 5 मेडिकल कॉलेज किसने दिए? ये 5 मेडिकल कॉलेज किसने दिए? ये हमने यहाँ के लिए आज भी कई सारे बच्चों को जम्मू कश्मीर के बाहर जाना पड़ रहा था। तो क्या सरकार अब हर बच्चे बिल्कुल देखिए, सरकार ने एक तरह से शुरुआत की है, और अपोजिशन का ये कहना भी सही है कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और सरकार का यही कहना है कि ये एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, एक नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। और अगर वाकई में नए जम्मू कश्मीर के लिए नीयत साफ है, तो ऐसे में अपोजिशन, सरकार, सबको मिलकर आना होगा, ताकि जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों के ख्वाबों को पूरा किया जा सके जो सदियों से अपनी आंखों में ख्वाब लेकर बैठे हैं कि एक अच्छा और एक उभरता और एक तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। इसमें सबका साथ होगा, तभी एक नया जम्मू कश्मीर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी, प्रोफेसर मनहाज जी, अश्विनी कुमार जी और सुहेल बुखारी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।